मेरे सम्मानित प्रिय, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चाएं की है और अब चूंकि तो इस बोर्ड से काफ़ी कंफर्ट भी हो गए हैं। चूंकि टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़े पीछे थे, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारे साथ आना शुरू हो गया है। बेसिकली पिछले क्लास में हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक खास चैप्टर हम लेके आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के खास चैप्टर के सरकमफ्रेंस ऑफ द सिचुएशन में किसी बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने स्टार्ट लिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। उसके पीछे बैकएंड में हमने बहुत सारे बात को किया भी था। आप लोगों को पता होगा 1757 के प्लासी के युद्ध के बारे में बात की, 1764 के बक्सर युद्ध के बारे में बात की। तो एक छोटा सा कहानी पहले आप सुन लीजिए, उस कहानी के बाद फिर हम अपने नए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी ये है कि हिंदुस्तान में जो यूरोपियों का आगमन हुआ, उस यूरोपियों के आगमन में सबसे बेहतर तरीके से यहां के नब्ज को पकड़ने का काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का यह तजुर्बा था कि वह लगातार इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ पाए। चूंकि आप जो देखते हैं कि कॉमनवेल्थ कंट्री, तो जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री का आप देखते हैं, आप एक एब्रिविएशन भी जानते होंगे, चोगम। इसका सम्मेलन भी होता है, हम लोग के यहाँ राष्ट्रमंडल खेल भी होता है। कहा जाता है कि जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहा वो इसका हिस्सा बनते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही है। तो यहां कहने का मतलब है कि ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसे ये एक लंबा एक्सपीरियंस था कि आखिरकार अन्य देशों पर अपना कब्जा कैसे किया जाए, कैसे वहां पर अपनी औपनिवेशिकता को स्थापित की जाए। तो जिस तरह का जो गतिविधि हम लोग देखते हैं, जो कोलोनिज्म का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, वो धीरे धीरे सभी जगहों पर यह काबिज होना शुरू। इवन अमेरिका जैसे देश भी उसका अधीन रहा था और उसे आजादी पहले मिल गई, यानी पहले वो अपने आप को खुद से इंडिविजुअली खड़ा कर पाया और हमें देर से आजादी मिली, क्योंकि हमारे इमोशनल और सेंटिमेंट्स तथ्यों को वो समझ चुका था और हमें बांटने का काफी प्रयास किया। वैसे अगर हम लोग इस पर पूरी चर्चाएं करें तो इस पूरी बातों की चर्चा जो 1905 के बंगाल विभाजन से ही देखने को मिल जाएगी, जब लॉर्ड कर्जन की रिएक्शनरी व्यू आई थी, प्रतिक्रियावादी नीति, उसका हम लोग देख चुके थे। और रहा सार का सर लॉर्ड मिंटो ने तो कंप्लीट कर दिया। 1906 का जो मुस्लिम लीग का कंसेप्ट था, हमारे भारत में ही भारत के खिलाफ उन लोगों को खड़ा कर दिया गया जो लोग जब भी हम किसी चीज के पराकाष्ठा की तरफ जा रहे थे, जब मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे थे, तो उस मैक्सिमम एफर्ट पर पहले से आकर के किसी ने एक अपना दांव खेल दिया। आर्चबोल्ड की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी। तो कहने का मतलब है कि जो भारतीय संविधान का पूरा जो एक महत्वपूर्ण सीन देख रहे हैं, समझिएगा बात को। देखिए बात क्या है ना कि हम भारतीय संविधान या आधुनिक भारतीय इतिहास को बातचीत में खत्म कर सकते हैं और हम आपसे अगर ये बातचीत कंप्लीटली कर लें, मतलब हमारा आपका डिस्कशन एकदम कंप्लीट हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमारे आपके डिस्कशन से, हमारे आपके बीच में अभिव्यक्ति से, इंटरैक्शन से आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। और रही बात कंटेंट का, मटेरियल का, तो मटेरियल का टेंशन मत लीजिए, अब तो बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया है। सारा मटेरियल जो मैं आप लोग को राइट डाउन करवाता था, अब राइट डाउन कराने की आवश्यकता है नहीं, कि वो टाइम टेकिंग था और रुक रुक करके उन बातों पर बात करते थे। पिछले वीडियो हम डालें, थोड़ा सा मैं भी अनकंफर्ट जोन में था, थोड़ा मेरे अंदर भी अकबकाहट चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे कहा जाता है कि जब आप पिच से, जिस इंटरनेशनल पिच पर आप खेलते हैं और उस पर लगातार आप 3-4 मैच खेल लिए, डेब्यू मैच में हमेशा अकबकाहट होता है कि चलिए भाई पता नहीं बॉल कैसा आएगा। तो हमारे लिए इस तरह के जो टेक्नोलॉजी हैं वो हम लोग के लिए एक नए पिच की तरह ही है। क्योंकि हम ऑफलाइन में जाते हैं, बच्चे सामने होते हैं, बच्चे से हम लोग मुखातिब होते हैं, बच्चे से इंटरेक्शन होता है, बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग समझ पाते हैं कि उसकी और क्या रिक्वायरमेंट होगी। मुंह घुमचाएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं समझ पा रहा है, मुंह खिलखिलाएगा तो समझ जाएंगे कि बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा है। तो बेसिकली हम आपके चेहरे से उन चीजों को समझ पाते हैं, उन चीजों को गेन कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। और अभी क्या है ना कि हमारे पास कुछ ऐसा तथ्य नहीं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब
इमेजिनेशन पर जाना पड़ेगा। इमेज करेंगे कि तुम वहां पर बैठे हो, तुम्हारा क्या एक्टिविटी हो रहा है, तुम्हारे चेहरे का क्या एक्सप्रेशन है। क्योंकि हमें तो आदत है भीड़ को पढ़ाने की, और वो थोड़ा बहुत भीड़ नहीं, बहुत जबरदस्त भीड़ को पढ़ाने की। अगर 5, 10, 50 बच्चों को पढ़ाते तो चलिए एक था कि सारे इंडिविजुअल पर हमारा कंसंट्रेशन था। हमें तो तूफान करने की आदत थी, और उस तूफान को आप क्या किए कि एक बंद कमरे में आप उनसे चाह रहे हैं कि उनसे सारे बातों को ले लें, तो पक्का एक्टिंग करना पड़ेगा। तो चलिए, अब तो वो भी सीख लिए हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्टिफिशियल तरीके से किसी चीज को, हमें चूंकि नेचुरल थिंग बड़ा अच्छा लगता है, नेचुरल टाइप से किसी काम को करने में मजा आता है। लेकिन अब वक्त का डिमांड है कि थोड़ा आपको बनावटी करना पड़ेगा। वैसे होंगे नहीं, धीरे धीरे इन चीजों पर हम लोग अपने आप को एस्टेबल कर पाएंगे। चलिए अब चलते हम लोग पिछले क्लास का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू ये था, ध्यान दीजिएगा, रिव्यू में हम लोग बात किए थे कि हम लोग का जो कंसेप्ट था 1773 से 1853, एक बार हम लोग फिर से इसको कंप्लीट कर लें। तो हम लोगों ने कहा था कि जो ये 1773 की जो बात थी, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक हम लोगों ने बात कर लिया था। हमने कहा था कि भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था, और ये 1600 के चार्टर एक्ट के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इससे 15 वर्षों तक यहां पर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो हमने कुछ किया नहीं, बल्कि संवैधानिक विकास की जो व्यवस्था थी उसको हमने 2 भागों में बांट दिया। पिछले क्लास में आप लोगों को हमने बताया भी था कि हमारे यहाँ यूरोपियों के आगमन में अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाएगा तो पुर्तगालियों के बाद डच की एंट्री हुई थी, व्यक्तिगत अगर पूछा जाएगा इंडिविजुअली। लेकिन अगर कंपनी के तौर पर पूछा जाएगा तो पुर्तगालियों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको दिखाना होगा। यानी पहले पुर्तगाली 1498, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में डच, 1616 में डेनिश, और 1664 में फ्रांसीसी, और 1731 में स्वीडिश। इन सभी यूरोपियों का आगमन हुआ। लेकिन कहा जाता है कि इनमें जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्यतम थे, वो यहां पर काबिज हुए, और उस काबिज होने में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान था। इस अंग्रेजों के आने का क्रम और भारत से इसे जाने का क्रम, यह संपूर्ण इतिहास और संवैधानिक विकास को एकत्रित करता है, एक्युमुलेट करता है। अगर इन दोनों की गाथा को, इन दोनों की चीजों को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर लें, तो कोई बोलता है कि सर भारतीय संविधान अलग से पढ़ना, पहले पढ़ना पड़ेगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 22 तक, फिर सर हम लोग को अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 इस पर बात करनी होगी। कुछ नहीं है भाई, हम हर बार आपसे एक ही बात बोलते हैं कि जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर आपका मॉडर्न इंडिया, जहां पर आपका मॉडर्न इंडिया खत्म होता है, वहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है इंडियन पॉलिटी की। अब ध्यान दीजिएगा कि उसी जगह से अगर आपका शुरुआत हुआ इंडियन पॉलिटी का, यानी मॉडर्न इंडिया जहां खत्म हुआ वहां से आपका संविधान शुरू हुआ, तो आपने फाइट क्यों किया? आपने देश की आजादी के लिए फाइट इसलिए किया था कि कल हम अपने से खुद का अपना एक कानून तैयार कर सके, और उस कानून को हम तैयार भी खुद करें, रेगुलेट भी हम खुद करें, और लागू भी खुद पे ही करें। यानी जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी का कंसेप्ट था, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल का, वो पूरी तरह से हम लोग कहीं ना कहीं एक, चूंकि ये कंसेप्ट तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया, लेकिन इससे पहले हमारे विचारों में ये थे कि जो अगर हमारा देश है, अगर मेरा घर है, तो कानून भी हम ही बनाएंगे, कानून को जो फॉलो करा वो हम ही कराएंगे, और जो फॉलो अप होगा वो मेरे ऊपर ही होगा। हम इन चीजों को पहले ही समझ चुके थे। तो कहने का मतलब है कि जो देश की आजादी के लिए लोगों ने जो फाइट किया, जो देश की आजादी के लिए लोगों ने फाइट किया, उसका जो परिणाम है, जिस परिणाम की हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के तौर पर, यह परिणाम ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मेरे ख्याल से तो मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी दोनों को एक ही सब्जेक्ट मानना चाहिए, इसको तो अलग मानना ही नहीं चाहिए। जहां पर मॉडर्न इंडिया, देखिए मॉडर्न इंडिया क्या है, मॉडर्न इंडिया में भी पैनल है, उस पैनल पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 6-7 स्टिक पर तो पूरे मॉडर्न इंडिया को खत्म करेंगे। कभी वो वक्त आएगा जब हम एक दिन खड़ा होंगे, 1905 के बंगाल विभाजन से क्रांति को शुरू करेंगे, 1947 देश की आजादी तक पहुंचा देंगे, विधिवत, लाइन बाय लाइन। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि उसको एक एक चीज को याद करना पड़ेगा, फिर उस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जिन चीजों को पढ़िए थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़िए। तो चलते हैं, कल के एपिसोड को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा था, आपको याद होगा, हमने कहा था कि जिन चीजों को हम लोग को समझना है, अब समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा।
इसको थोड़ा बीच में ले आते हैं, आप समझ पाएंगे। दिख रहा है ना बीच में, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। हमने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे यहां काम कर रही थी और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी जब ब्रिटिश क्राउन यानी क्राउन के अंडर हैंड चला गया था, ये भारत का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये दो भागों हम लोग बांटते हैं और इस पूरे भाग को हम लोग बोल सकते हैं कि ये दैट इज ये कंस्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक हम लोग के पास व्यवस्था दिखेगा। अब था क्या कि हमने कहा भी था कि 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, ये दोनों निर्णायक भूमिका में रहा। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो एक नियमन रेगुलेशन स्टार्ट हो गया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट, यानी इसका जो है ना 1773 का रिफॉर्मेशन था, हम लोग बात भी कर लिया। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट में अक्सर 3, 4, 5 सवाल पूछा जाता है। इस 5 सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक सवाल तो हमेशा पूछा जाता है कि पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अनुदान की व्यवस्था किस में की गई थी? वो किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। क्योंकि अभी शिक्षा का मामला चल रहा है, नई शिक्षा नीति हम लोग के यहाँ लागू हो गया है, तो एजुकेशन को कोरिलेट करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि आधुनिक भारतीय इतिहास में अगर एजुकेशन का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पूरा बेहतर तरीके से देखना पड़ेगा। चाहे वो वुड डिस्पैच की बात हो, चाहे वो जोनाथन डंकन का कंसेप्ट आता हो, चाहे वो सैडलर आयोग की बात हो, चाहे वो कर्जन का विश्वविद्यालय आयोग की बात हो, यानी जो भी हो, या फिर राधाकृष्णन का जो यूजीसी का प्रोग्राम था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो बात हो, उन सारी चीजों का एक हायरार्की हम लोग देख सकते हैं, एक सीक्वेंस बना करके हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और जो कुछ भी पुराना जो रीति था, जो नीति था, जिस नीति का अब बदलाव हो चुका है, अब एक नई रूप में वो आ चुका है, तो उनका विश्लेषण करेंगे। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि हर लोग इस पर विश्लेषण कर रहा है। खैर, हम लोग को चाहिए कि आप सिर्फ नई चीजों का विश्लेषण मत कीजिए, उन पुराने पद्धति को भी सामने लाइएगा। ऐसे नहीं कि पहली बार मातृभाषा को इस जगह पर जगह दी गई, इससे पहले भी मातृभाषा की बात की गई थी और वो एक वर्धा प्रस्ताव को काफी अच्छे तरीके से डिफाइन भी किया गया था। खैर, हम लोग शिक्षा पद्धति पर जब बात करेंगे तो एकदम स्टार्टिंग फेज से लास्ट फेज तक बात करेंगे और रैंडमली हम लोग को नहीं करना। अभी हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं उसको समझिएगा। तो 1813 का चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए शिक्षा अनुदान के बारे में बात की गई थी और यही वो 1813 का चार्टर एक्ट है जिस एक्ट में कहा गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ चाइना के साथ व्यापार कर सकती है, चाइना के साथ व्यापार कर सकती है और चाय पर व्यापार कर सकती है। बाकी सारा व्यापारिक जो एक्टिविटीज है, जितना भी ट्रेड का एक्टिविटीज है, अब वो चला जाएगा ब्रिटेन के हाथों में। और रहा सा कसर पुसर 1833 में कंप्लीट कर दिया। 1833 में वो भी चाय और चीन के साथ व्यापार को खत्म कर दिया गया। और तो और जो कल तक बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहली बार इस पोस्ट पर एंट्री की गई लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब जब बेंटिंग की बात आएगी तो बेंटिंग को आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने भी सामाजिक रूढ़िवादिता थी हमारे यहां, जो सोशल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो सोसाइटी में ऐसी बात थी जिसको हम लोग ढो रहे थे किसी तरह से, उन चीजों को खत्म करने का काम किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लेकिन उस वक्त भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे रूढ़िवादी थे जो इन चीजों से किसी तरह से ताल्लुकात नहीं रखते थे। उन्हें लगता था कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जैसे राधाकांत देव जैसे लोग का नाम तो जरूर आता है। सती प्रथा के लिए हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय ने काफी अच्छा प्रयास किया। अगर राजा राम मोहन राय को हम लोग टैग करते हैं तो ब्राह्मणिकल मैगजीन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, बात क्या है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे पास रिसोर्सेस ऑफ द जो फैक्ट्स है बहुत सारा आने लगता है। और सच मानिए कि अगर हमसे कोई बच्चा पूछे तो फिर हमें वो रिसोर्सेस नहीं आता है, लेकिन जैसे हमें क्लास का खुशबू आना शुरू हुआ, क्लास का एसेंस हमें दिखना शुरू हुआ, उसी वक्त लगता है कि हमारे चारों तरफ ब्रेन का हर एक जो सेरेब्रम है, जहां पर जो विल पावर है, जहां पर मेमोरी का जो कंसेप्ट है, वो सेरेब्रम का जो लगता है कि स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है, उसका जीबी थोड़ा सा एक्सपेंशन वाले मूड में आ जाता है, एक्सपेंडेबल हो जाता है, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें आने शुरू हो जाती है। हम पता नहीं अब पढ़ाने के वक्त उन चीजों को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं कि भाई एक चीज में रुक करके पहले इनको समझा दो, लेकिन धीरे धीरे हम ये काम करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि जिन चीजों का लेखा जोखा हम दे रहे हैं उसके लिए हम अलग से एक प्रहार का सेक्शन लाएंगे ही। और प्रहार में मैं उन बच्चों को कहूंगा जो मेरे फाउंडेशन बैच को किए हैं
कभी ना कभी हमसे पढ़े हैं, और अब तक तो मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार बच्चे तो पढ़े होंगे, उससे कम तो नहीं पढ़े होंगे, उतने बच्चों को तो अब तक पढ़ाए हैं। ये सारे बच्चे अगर उसमें से एक्टिवली, चूंकि बहुत सारे नौकरी में, हजारों बच्चे नौकरी में होंगे, उसमें से जो बच्चे बचे होंगे अगर वो हमारे प्रहार के बैच में एंट्री करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि एग्जामिनेशन में बैठेंगे और वो प्रहार का क्वेश्चन उनको दिखेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रहार का भी इनिशिएशन करूं, और मैं चाह रहा हूं कि प्रहार लाइव हो जाए तो और मजा आए, चूंकि बच्चा उधर से कुछ लिखेगा तो हम देख पाएंगे, और हम जो मेरा इमेजिनेशन है वो रियल सेक्शन में अप्रोच कर पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि वो बच्चे भी मेरे साथ इंटरैक्ट हो पाए, क्योंकि वो कुछ लिखेगा तो लगेगा कि चलो ये बच्चा कुछ पूछ रहा है, और उन बच्चों का जो अभिव्यक्ति है, जो उसका जो एक्सप्रेशन है मेरे सामने आएगा, और जब उन बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन मेरे सामने आएगा तो हम उसे बताने का जो अंदाज है मेरा वही होता है, क्योंकि हर बच्चों को बताने का अंदाज मेरा अलग होता है। जो बच्चा जिस भाव से हमसे सवाल पूछता है उसी भाव में उसको जवाब भी देते हैं, वो तो क्लासरूम का मामला है। लेकिन यहां पर क्या है कि एक सेम सिचुएशन में हम लोग को चलना है, ध्यान से समझिएगा। तो ये इस सभी बातों में कुछ ना कुछ खास बात, जिस खास बात पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और बोलता है कि 1858 के सिपाही विद्रोह के बाद ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1861, 1892, इसका 1909 भारत प्रसिद्ध अधिनियम जिसको पार्लियामेंट रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935, और इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि इसके अलावा हम लोग इन चीजों पर बात कर सकते हैं। देखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव से ही हम लोग क्या संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी थी। 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1942 क्रिस प्रस्ताव, और कैबिनेट मिशन प्लान 1946, माउंटबेटन योजना 1947। तो आपको पिछले क्लास में इन सभी चीजों के बारे में हमने अब डिस्कशन कर दिया था। बेसिकली हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर भी बहुत अच्छी तरह से बात की है, लेकिन आज चूंकि रिव्यू ले रहे हैं तो थोड़ा उसको हम लोग आगे बढ़ा दें। तो चलिए अब इस रिव्यू पर हम लोग थोड़ा बात कर लें कि भाई अब क्या इसका सेक्शन है। तो इसके बाद का जो पेज है, अब देखिएगा इसके बाद का जो हम लोग के पास पेज आया है वो इन चीजों को थोड़ा बड़ा करके हम लोग देखते हैं। देखिएगा बोलता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले, दिख रहा है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले 1726 का राजलेख को समझना आवश्यक होगा। क्योंकि आपको एक चीज समझना होगा कि 1726 का एक राजलेख, समझिएगा इस बात को, 1726 का एक राजलेख का कंसेप्ट आया था। कोलकाता, हमने पिछले क्लास में इस पर बात की है, कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यानी जो 1726 का राजलेख था उसमें इन सभी लोगों को इंडिविजुअली कानून बनने का एक अधिकार दे दिया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसकी सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट, हमने पिछले क्लास में भी बात किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी के कार्यों तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों के लिए नियंत्रित करना था, कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करना। तो आप समझिएगा इस बात को कि जो हम लोग के पास काम चल रही है, जिन चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं, ध्यान देना है कि लॉर्ड नॉर्थ ने अपने एक सेक्रेट कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की, और इसका मुख्य केंद्र इंग्लैंड था और इंडिया था। तो हमने इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का पिछले क्लास में बात भी किया है। आप इसका पिछले वीडियो देखिएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इस पर हम लोग काम कर चुके हैं, इसका हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग के पास है। फिर हम लोगों ने इस पर बात किया था कि ये कौन कौन उस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, इस पर हम लोग का काम हो चुका है। इस पर हम लोग कंप्लीटली इस बात को कर दिए हैं, एक बार बड़ा करके आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के गुप्त प्रतिवेदन पर 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा की गई। तो समझिएगा इस बात को कि तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के गुप्त प्रतिवेदन 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट के लॉर्ड नॉर्थ के सेक्रेट कमेटी पर किया गया था। यह पूरा डिटेल आप लोग को हम बता चुके हैं, और इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सेंटर पर पॉइंट पर है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय उस समय क्लेबरिंग, मॉनसन, बर्वेल और फ्री फ्रांसिस को परिषद का सदस्य बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को। जो गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उसको चारों तरफ से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते थे। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं।
तो ऑलरेडी अब इस पर बात करने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पोजीशन पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर देखिएगा। अब है क्या कि 1773 के बाद, ध्यान देना है, समझिएगा, 1773 के बाद आपको ऊपर की तरफ एक चीज पर अप्रोच करना है। क्या चल रहा है कि एक्ट ऑफ द सेटलमेंट हम लोग को एक देखने को मिला, जिसको हम लोग 1781 का सुधार एक्ट बोलते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको संशोधात्मक अधिनियम यानी मॉडिफिकेशन एक्ट बोलते हैं कि वो 1773 को ही सुधार करने के लिए लाया गया था। अब यहां पर इस चीजों पर ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलता है इस प्रकार कोलकाता प्रेसिडेंसी सरकार अधीन को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। यानी अब जो है ना, जो कंसेंट्रेशन बंगाल में चला गया, अब उसको 2 तरह के पोजीशन मिल गए थे। एक था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और दूसरा था एक्ट ऑफ द सेटलमेंट के जरिए। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, बोलता है रेगुलेटिंग एक्ट में निहित त्रुटियों को, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी डिसक्वालिटी थी 1773 का, उसको दूर करने के लिए इस एक्ट के द्वारा कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने के लिए प्राधिकार दे दिया गया। चलिए ठीक है, अभी इसका दायरा बढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्या था कि गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनियमों को सर्वोच्च न्यायालय के पास पंजीकृत कराने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। यानी अब यहां पर कोई कंडीशन नहीं रखा गया कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी 1781 में। आपसे अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि 1773 और 1781 क्या था, तो 1781 एक सेटलमेंट था, सेटल्ड किया गया था इन बातों को कि भाई कैसे इसका प्रोसीडिंग आगे चलेगा, जिसमें से कलकत्ता में बंगाल यानी जो बंगाल का पोजीशन है, अब बिहार उड़ीसा के अपने दायरे को बढ़ाकर उसको अंडर कवरेज दे दिया गया। बस इतना ही समझिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के पास आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये 1784, अक्सर क्वेश्चन पूछा था पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784। बोलता है रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोष जो डिस्क्वालिटी था 1773 में, उसको हटाने के लिए पहला डंडाज अधिनियम और दूसरा फॉक्स इंडिया बिल 1783 में आया था। ये दोनों विधेयक पारित नहीं हो पाया। पहला एक था डंडाज अधिनियम, पहला स्टेप में डंडाज अधिनियम को लाया गया था, एक्ट को लाया गया था, और दूसरे में फॉक्स इंडिया बिल को लाया गया था, जो किसी तरह से प्रोसीडिंग नहीं हो पाया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज है। इसको समझिएगा। कह रहा है कि जो कंपनी थी उसके द्वारा जो एडॉप्टेड, जो अधिग्रहित थी, जो राज्य थे जिस पर ब्रिटिश के स्वामित्व यानी उसका जो ऑनरशिप था, उसका पहला एक दस्तावेज तैयार किया गया कि भाई जो 1773 में जो डिसक्वालिटी है उसका एक मॉडिफिकेशन हम लोग के पास होना चाहिए। प्रोविजन क्या किया भाई, आखिरकार 1784 जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है तो उसमें प्रोविजन तो दिया गया कि भाई बंगाल का जो कल तक गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उस पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर उसको चारों तरफ से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे। 4 व्यक्ति का नाम रखा गया था, क्लेवरिंग, मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस और बर्बेल। इस बात की चर्चा की गई थी। उसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने यह भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिस फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे सर एलिजा एम्फे। तो इन सभी बातों की जो चर्चा है, इन सभी चीजों का जो एक डिस्कशन है, वो हम लोग आराम से उन चीजों को देख पाते हैं। उसी तरह कहा जाता है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का भी अपना एक पोजीशन था, एक डिस्क्रिप्शन था। डिस्क्रिप्शन को समझेंगे। बोलता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 6 मेंबर के साथ, देखिएगा ध्यान से, उसमें बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटरशिप था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। अब यहां पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एंट्री किया गया कि प्रोप्राइटरशिप का काम था कि भाई वो क्रिएट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और प्रोप्राइटर तब क्रिएट कर पाए जब प्रोप्राइटर्स के पास, उसके पास कैपिटल का रिसोर्सेस था। समझिएगा बात को। तो और उसमें भी उसमें शेयर पार्टिसिपेशन को लेकर के बात चली थी कि जिसका शेयर ज्यादा होगा वो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोऑर्डिनेट करेगा, उसको क्या करेगा, फॉर्मेट करेगा, बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा। जिसमें से हमने बात भी किया था कि 24 उसमें डायरेक्टरशिप का अपना एक पोजीशन था। खैर हम लोग उस बात को छोड़ते हैं। अब यहां पर आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 6 मेंबर के साथ, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, जो 4 मेंबर हमने बार बार किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स पर 4 मेंबर को लगा दिया गया था, वो सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। कोई बहुत बड़ी बात नहीं की थी। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर की संख्या 4 थी,
जिसको 1784 में 3 कर दिया गया। बस कोई बहुत, वहां पर बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटरशिप और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात थी, अब यहां पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो गई 1784 में। उसके डिसक्वालिटी का एक मॉडिफिकेशन था 1784, जो 2 स्टेप में पारित हुआ था। पहले तो एक स्टेप आया था उसके मॉडिफिकेशन के लिए डंडाज अधिनियम, और दूसरा आया था फॉक्स इंडिया बिल 1783। अब इस चीज को समझिएगा, ये सारा काम तो हो गया। साथ में तीसरा देखिएगा, बंगाल की प्रेसिडेंसी का बंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। पहले तो कंट्रोल था ही, लेकिन अब उस कंट्रोल को थोड़ा और प्रोसीडिंग कर दिया, थोड़ा और उसका एक्सपेंशन कर दिया गया। तो सामान्य बात को आप समझिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वो रेगुलेटिंग एक्ट का एक मॉडिफिकेशन फीचर हम लोग देख सकते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। इससे पूर्व 2 तरह के अप्रोच किए गए थे, बट वो दोनों तरह के अप्रोच किसी तरह से एप्लीकेबल नहीं हो पाए, जिस कारण उसको रिलीज कर दिया गया, जिसमें से एक नाम आता है डंडाज अधिनियम और दूसरा आता है फॉक्स इंडिया बिल 1783 का। ध्यान रखना ना, इसको दिमाग में रखना है। देखो, जब हम बोर्ड पर चीजों को पढ़ के सुनाए तो उसको मत सीरियसली लेना। जब हम चीजों को बहुत नॉर्मल तरीके से आपके समक्ष रख रहे हैं, देखो इतना तो पक्का है कि तुम्हारे दिमाग में फिट करा के छोड़ेंगे, और पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक तार जो है आपके दिमाग के साथ कनेक्ट कर देंगे। आपको थोड़ा पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो एक पेशेंस का चीज है, और क्लासरूम है नहीं कि बीच में कुछ बच्चा बोला तो उस पर हमारा एक इमीडिएट कोई रिएक्शन होगा और वो बच्चा फिर उसका थोड़ा बच्चा लुत्फ उठाएंगे। अभी यहां तो कोई ऐसा रिएक्शन है नहीं, और बेमतलब का तो कुछ क्रिएटिविटी होगा नहीं। वहां पे क्या था कि आप कुछ पूछते थे, उसमें कुछ ऐसा अटपटा सवाल पूछ दिया जिसमें पूरे क्लासरूम शामिल हो जाते थे। यहां पर तो ऐसी बात है नहीं, यहां पर दीवार तो हमसे सवाल पूछेगा नहीं, आपका कैमरा तो पूछने वाला है नहीं, यहां तो खुद जो क्रिएटिविटी होगी वो होगी। धीरे धीरे हमने कहा भी था कि आपको इमेजिनेशन हम करना शुरू करेंगे तो फिर वो बात हो जाएगी। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके नीचे का क्या पोजीशन चल रहा है। इसके बाद 84 के बाद आया 1786 का अधिनियम। देखिए 1786 के अधिनियम के बारे में बस इतना जान लीजिए कि कभी कभी किसी पोस्ट को जो लोग होल्ड करते हैं, जैसे कोई आदमी किसी पोस्ट पे गया तो उस पोस्ट की गरिमा के कारण उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उभरता है, लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी व्यक्तित्व के कारण वो पोस्ट उभर के सामने आता है। वो उस इंडिविजुअल में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उस पोस्ट को बहुत अच्छे लेवल से लोग देखना शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारे देखा, मैं हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो है तो छोटे पोस्ट पर, लेकिन उनकी कार्यविधि, उनका जो काम करने का तरीका है, वो उनकी एक आइडेंटिटी बनाती है कि वो इस पोस्ट पर हैं, लोग उस पोस्ट को जान जाते हैं। जैसे इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण देते हैं, आप लोग समझिएगा इस बात को, कि हमारे यहां इलेक्शन कमीशन की बात चलती है। अक्सर हम लोग इलेक्शन कमीशन का बात करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन की बात है उस पर हम लोग अक्सर ये चर्चाएं करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या दायित्व है। अब उन दायित्वों को तो हम लोग बहुत करीब से जान चुके हैं। तो जब टीएन सेशन का पार्टिसिपेशन था, जब केजे राव जैसे लोग आए, तो लोगों ने चुनाव आयोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। तो कहने का मतलब है कि इससे पहले भी तो चुनाव आयोग थे, उससे पहले भी तो इनकी प्रक्रियाएं चल रही थी, उससे पहले भी तो ये राजनीतिक दलों को मान्यता दे रही थी, उससे पहले भी तो ये चुनाव पर जो भी प्रॉब्लम होता था उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती थी, उससे पहले भी तो ये हमारे संविधान का एक पार्ट था। सब कुछ बात है। जो चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो पक्का है कि हमारे मूल संविधान में उन बातों की चर्चा है, तो लोगों को तो इसकी जानकारी हो गई। लेकिन वो लोग आए जो लोग इसको साइलेंट फीचर की तरह इसके काम को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम नहीं कर पाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति जाकर के किसी पोस्ट की गरिमा को बढ़ा देता है, और वो व्यक्ति में उसका खुद का इंडिविजुअलिटी होता है, उसका खुद का व्यक्तिगत गुण होता है, जो अपने प्रभाव से उस पोस्ट को एक अलग कॉलम में ले जाकर के पहुंचाती है। तो डिपेंड करता है कि आपको जो दायित्व दिया गया उन दायित्वों का आप निर्वहन कैसे कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दायित्व दिए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हमको क्या मतलब है, हम ऐसे काम को आगे निकाल लेते हैं, हमें क्या मतलब है, कुछ भी हो जाए हम अपने नौकरी को बचा लेते हैं। आपका जो पार्टिसिपेशन इस हिंदुस्तान में सिर्फ अपने नौकरी को बचाने के लिए नहीं है। आपका पार्टिसिपेशन, हमारे तो जितने भी
सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मैंने सिर्फ उसको क्लासरूम में यही सिखाया था कि अगर आपको कुछ काम करना होगा तो अपने दायित्व से पीछे मत भागिएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत भागिएगा। अभी हाल ही में 2 दरोगा जो अभी ज्वाइन की है दरभंगा में, उसने बड़ा अच्छा एक लाइन लिख करके हमें फेसबुक पर उसने एक कमेंट डाला था कि आपके द्वारा पढ़ाई गई चीजों को तो हम समझ ही चुके थे, लेकिन आपके द्वारा दिए गए दायित्वों को भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे, और संघर्ष में उन दायित्वों का निर्वहन कैसे किया जाता है ये बात हम बखूबी समझ पाए। और सच मानिए तो उतने दिनों से उसको पढ़ाए थे, उतने सवालों को पूछे थे, क्या जवाब दी नहीं दी, क्या उसको शाबाशी मिला, वो हम सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन लास्ट उसके इस लाइन ने हमें काफी एनर्जेटिक कर दिया। हमें लगा कि चलो हम जिन चीजों को पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे का जो स्कोप है, जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल ब्रॉडनेस है, वो काफी बढ़ चुका है। तो हमारे जो बच्चे हैं जो किसी भी क्षेत्र, मैंने ये नहीं बोलता हूं कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी में हो, वो चले ही गए। कुछ लोग हमारे तरह ही कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, मैं तो उसे भी बहुत बेहतर मानता हूं कि चलो हमारा उत्तराधिकारी तो तैयार हो गया कि अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है, और हम चाहते हैं कि मेरे उत्तराधिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, ताकि इस चेन सिस्टम से कम बेहतर एक प्रयास तो जाएगा। और मुझे पता है कि मेरे 70-80% बात को भी अगर क्वालिटी की बातों को अगर वो एक्सपेंशन मूड में लाएगा तो पक्का है कि लोगों का, जो बच्चों का है ना, संपूर्ण विकास हो जाएगा। आज के डेट में नौकरी पाना महत्वपूर्ण नहीं है, आज के डेट में उस नौकरी को पाकर उसका कंप्लीटली निर्वहन करना और एक बेहतर संस्कार के साथ उन चीजों को अंजाम तक पहुंचाना, यह महत्वपूर्ण बात है। तो खैर, बीच बीच में आप लोग को हम इन बातों से वाकिफ कराते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे जैसे शिक्षकों का दायित्व बनता है कि आप जिस सिस्टम से चल रहे हैं उस सिस्टम से आप लोग को कितने अच्छे तरीके से हम रख पाए। खैर, चलते हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो इस बात को समझिएगा कि एक व्यक्ति के कारण कोई एक्ट बहुत पॉपुलर हुआ, उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसको समझना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कंसेप्ट है वो क्या है। 1786 का चार्टर एक्ट के पीछे बहुत बड़ा वजह था। एक्चुअली अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार का माध्यम छोड़ करके अब धीरे धीरे उसके राजनीतिक माध्यम में उसकी एंट्री हो चुकी थी, और इस बात का एक्सेप्टेंस ब्रिटेन ने भी कर लिया था। ब्रिटेन को लगा कि अब चलो वहां पे जब साम्राज्यवादी नीति इतने तरीके से चल ही रहा है तो एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो साम्राज्यवादी नीति का बहुत बड़ा सिंबल हो, बहुत बड़ा प्रतीक हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे प्रोसीड कर पाए। और इस वक्त एक नाम सामने आया था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ध्यान में रखते हुए एक अप्रोच किया गया कि चलिए आपके लिए हम एक काम को करते हैं। यहां पर थोड़ा देख लीजिएगा, बोलता है यह अधिनियम मुख्यतः कॉर्नवालिस को मनाने के लिए पारित किया गया। एक व्यक्ति को तैयार किया गया कि आप भारत जाइए, वहां पर अच्छे तरीके से कार्यों को अंजाम दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि कॉर्नवालिस का पसीना छुड़ाने वाले टीपू सुल्तान थे। वो तो अलग बात है कि पूरे चारों तरफ का बंबई, मद्रास प्रेसिडेंट, जितने भी प्रेसिडेंसी, सारे सैनिक मिलकर के इकट्ठा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनसेशन वॉर का जो पैसा था वो उसके लिए ज्यादा सरदर्द हो चुका था। नहीं तो कॉर्नवालिस, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को उस पर पूरा भरोसा था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसेमंद व्यक्ति को टीपू सुल्तान ने भी एक बेहतर टक्कर दी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख पाते हैं। क्योंकि जो आंग्ल मैसूर युद्ध का कंसेप्ट है, उस आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस के लिए एक बहुत बड़ा सबब था कि भाई उत्तर भारत में तो ये काम हो चुका था, पूर्वी भारत में तो ये काम हो चुका था, लेकिन दक्षिण भारत में इसको काबिज कैसे किया जा सकता है। और दक्षिण भारत में तब तक काबिज नहीं कर सकते हैं जब तक दक्षिण भारत में टिप्पू सुल्तान की हार नहीं होगी। तो जो कुछ भी हो, वैसे इस हार में आपको पता है कि निजामों की तो शुरू से ही आदत रही है कि जब जिसका पलड़ा भारी है निजाम उसके साथ थे। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि भाई आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कंसेप्ट था। वैसे आंग्ल मैसूर युद्ध की जो 4 कंसेप्ट है उसके बारे में बता दें कि इसका कंसेप्ट ही आप लोगों को बार बार बताते, बाबा लॉक लावे, वहां से वारेन हेस्टिंग्स, सॉरी वहां से वारसेल्ट, इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, लॉक से लॉर्ड कॉर्नवालिस और लास्ट में लावे से लॉर्ड बेलेजली। बाबा लॉक लावे, याद रखिएगा, चारों क्वेश्चन आता है कि किसके काल में कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। पहला वारसेल्ट, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा था लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली वो था जिसने सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया था, सब्सिडी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। वैसे
ये पहले अंग्रेज थे, लेकिन अगर पहले यूरोपीय पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डुप्ले। एक्चुअली डुप्ले ने सबसे पहले सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया था। यूरोपियों के कंडीशन में डुप्ले आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर सहायक संधि के बारे में पूछा जाए तो अंग्रेज का आंसर में लॉर्ड वेलेज लिया जाएगा। तो चलिए ये तो बात है, यानी इसका मतलब यह अधिनियम मुख्यतः कॉर्नवालिस को मनाने के लिए पारित किया गया था, और यह प्रावधान था कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति एवं विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने की संबंधित शक्ति थी। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर के जो पावर थे, इन्होंने कहा कि हम प्रधान सेनापति हैं, हम युद्ध की नीति का पूरा क्रियान्वयन हमारे कंधे पर दीजिए। अगर साम्राज्यवादी नीति को हमें बढ़ाना है तो उन चीजों का क्रियान्वयन जो ना फंक्शनिंग है वो हमारे अंडर हैंड होना चाहिए। और अगर आप क्या कीजिएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इंटरफेयर करने का सिचुएशन दे दीजिएगा, वो इंटरफेयर टाइम टू टाइम करते रहेगा, तो शायद हम आपके साम्राज्यवादी नीति को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, जो प्रधान सेनापति होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो सर्वोपरि होगा, एक पहली बात। दूसरा, जो आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर का जो इंटरप्शन है वो ज्यादा नहीं होगा, उस पर भी प्रभावी हमारा ही डिसीजन होगा। यानी पूरी तरह से कॉर्नवालिस ये चाह रही थी कि सारा दारोमदार जो है, सारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारे ऊपर है, तभी हम इन चीजों को आगे बेहतर तरीके से प्रोसीड कर पाए। तो आप 1786 के सिस्टम को देख ही चुके हैं। इस सिस्टम से तो आप लोग को पता चल ही पा रहा होगा कि अब ये सिस्टम क्या चल रहा है। अब हम लोग आगे ही बात करते हैं। इसके बाद हम लोग के पास एक इंपॉर्टेंट फीचर्स आता है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। ये थोड़ा छोटा है, इसको समझिएगा बात को कि ये कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिएगा, बोलता है चार्टर एक्ट ऑफ द 1813, 1773 बात किए, 1781 का सेटलमेंट बात किए, 1786 का बात किए, 1786 में कॉर्नवालिस के कंसंट्रेशन पर हम लोग देख चुके हैं। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ द 1813 का चार्टर एक्ट। थोड़ा इस पर हम लोग बात कर लें, इस पर क्या इसका पोजीशन चलता है। बोलता है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई। इस पर ध्यान दीजिएगा, लाइन बहुत बार पूछा भी है। मतलब जो उसका संवैधानिक स्थिति, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी, जो सिचुएशन है, वो जो है ना, वो पहली बार स्पष्ट हो गया। इसी में प्रोविजन क्या था, पहला देखिएगा प्रोविजन है कि कंपनी के भारतीय व्यापारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारतीय व्यापाधिकार, जो ट्रेड पर जो मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली, एक्चुअली ये वर्ड तो रियल में ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रेड मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली जो है ना, ये वर्ड तो इकोनॉमिक्स का बहुत जबरदस्त है। इकोनॉमिक्स का अगर प्रहार होता तो ये मोनोपोली पर हम बात ही करते हैं, ओलिगोपोली, मोनोपोली, बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आता है। तो मन तो करता है कि हर जोन में घुस जाए, लेकिन प्रहार के माध्यम से जाएंगे, क्योंकि ये हम चाह रहे हैं कि सारे बच्चे एकदम इकट्ठे एक तरह से आ जाएं। और प्रहार में तो इसमें कोई शक नहीं कि हम इतना मूव ऑन करेंगे, कभी इकोनॉमिक्स, कभी ज्योग्राफी, कभी हिस्ट्री, कभी बायोलॉजी, जितना सेक्शन है सब आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। आप ये मत समझिएगा कि एनएस राजपूत की एंट्री सिर्फ और सिर्फ किसी एक खास सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए होगी, कि भारतीय संविधान इनके द्वारा पढ़ाया जाएगा और अब पका देंगे आपको। प्रहार में तो मजा आएगा। प्रहार दैट इज द टाइप्स ऑफ द 2020 मैच, जिसमें हर एंगल का मैच खेलना होता है। ओवरऑल एक ही हम लोग के पास ऑप्शन होता है कि कितना अधिक से अधिक रन बना ले, टेक्निक को छोड़ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। तो कंपनी का भारतीय व्यापारी का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन एक्सेप्शन था, चीन एवं चाय के व्यापार में बना रहा। यानी कुछ तो उसके जीवन के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए दो कामों को रख दिया गया कि भाई आप चीन के साथ व्यापार कर सकते हो और चाय का व्यापार कर सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी आपका व्यापारी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट, इसी पर हम लोग चर्चा की थी कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया था। पहली बार कि भारतीयों का जो एजुकेशन था उस पर 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि एक्सपेंडिचर का प्रोविजन लाया गया था, और यह लाया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। तीसरा था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा प्रदान की गई कि भाई अगर आप क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, ईसाई मिशनरी हैं, तो आप अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चौथा था कि कंपनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिकार दे दिया गया, मतलब कि अब उसको अपॉइंट किया गया कि भाई उसको ट्रेंड करके कैसे यहां पर किया जाए। तो बेसिकली 1813 का जब भी क्वेश्चन आएगा
तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी के अधीन व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब चीन एवं चाय के व्यापार को सिर्फ छोड़ करके। थोड़ा सा इधर इस बात को समझिएगा, ये बात क्या करा, गवर्नर जनरल की परिषद के 3 सदस्य तथा एक विधि सदस्य, यानी तीन इस गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 3 सदस्य था, एक विधि सदस्य, यानी अब इसमें 3 नॉर्मल सदस्य थे और एक विधि सदस्य। सभी क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की अनुमति दी गई और बंबई तथा मद्रास को अपने कानून बनाने की अनुमति नहीं रही। यानी पहले से यह बात तो प्रोसीडिंग चल ही रहा है कि वो अपना कानून नहीं बना सकता है। ये पूरी बात थी 1813 के चार्टर एक्ट का। तो 1773, 1781 का सेटलमेंट, 1786 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इसमें किस बात की चर्चा है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, देखिएगा। थोड़ा इसको बड़ा कर दें तो आपको समझ में आ पाएगा आप लोग को। 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट। सबसे पहले तो इधर वाले इंपॉर्टेंट बात पर, भारत में संविधान निर्माण का पहली बार एक आंशिक संकेत था। मतलब एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक बस सिंबल आ गया था कि हमारे यहां संविधान का एक अब संकेत शुरू होने वाला है, यानी कि उन चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। इस अधिनियम के द्वारा पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया। 1813 में जो चाय और चीन के साथ था वो चीजों को खत्म कर दिया, अब कंप्लीटली खत्म कर दिया गया और कंपनी का अधिकार पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह इंपॉर्टेंट बात है 1833 के चार्टर एक्ट में। टाइम टू टाइम कंपनी के अधिकार को बढ़ा है। अब कंपनी राजनीतिक संस्था के तौर पर काम करने लगी। कल तक काम कर रही थी व्यापारिक संस्था, अब एकदम कंप्लीटली पॉलिटिकल हो चुका था, क्योंकि अब इसके ब्लड के फ्लो में ही पॉलिटिकल सिस्टम का एंट्री हो चुका था और इस बात को ब्रिटेन बखूबी समझ भी चुकी थी। प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया। इस क्वेश्चन को पूछा भी है, ध्यान दीजिएगा। आईएएस 2003 में ही सवाल पूछा था कि किस एक्ट में पहली बार प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान देना, सिर्फ फैक्ट्स को याद करने से होगा नहीं। प्रशासन का केंद्रीकरण का मतलब है कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज हो गया। पहले एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज था, अलग अलग खेमे में बटा था। अब कहीं एक जगह से उसका कोऑर्डिनेशन शुरू हो गया, इसलिए तो उस कोऑर्डिनेशन का नाम दिया कि जब कल तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया और इस पद पर एंट्री हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। तो बात करते हैं इस पर। यहां पर दिया हुआ नीचे, बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ये बहुत ध्यान रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए 1843 में 1843 में ये पूरी तरह से दास प्रथा का उन्मूलन हो गया, खात्मा हो गया। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि भारत के सभी प्रकार की रूढ़ियों, हमने पहले भी कहा था कि जितना टाइप का जो रूढ़िवादी है प्रथाओं को संहिताबद्ध करके एक जगह इकट्ठा करके, जैसे दास प्रथा, ठगी प्रथा, ये प्रथा, वो प्रथा, जो नरबली प्रथा, जितना टाइप का प्रथा उसको एक संहिताबद्ध किया गया, एक कंप्लीट कंपाइल कर दिया गया। सभी प्रकार के रूढ़ि प्रथाओं को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया और इस प्रथम विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। यह जो विधि आयोग बना था, पहली बार जो विधि आयोग तैयार किया गया था कि जितना भी रूढ़िवादिता चीज है, जितना भी रूढ़ी वाला क्षेत्र है, उन सारे चीजों को खत्म करने के लिए आप उसको संहिताबद्ध कीजिए और उसके अध्यक्ष, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड मैकाले। 1833 की बात है। आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात, 1828 से 1835 की बात। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही जो थे 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल से बन गए भारत के गवर्नर जनरल, जिनका कार्यकाल था 1828 से 1835। तो देखिए एक्ट तो चल रहा है और यहां पर थोड़ा इन पर बात करना जरूरी है। वैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग पर बात करेंगे तो सती प्रथा की बात करनी पड़ेगी। अगर सती प्रथा की बात करेंगे तो एक्ट नंबर 17 की बात करनी पड़ेगी। अगर एक्ट नंबर 17 की बात, सती प्रथा की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय की बात करनी पड़ेगी। राजा राम मोहन राय की बात होगी तो पक्का है कि अब ब्रह्म समाज को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो बेसिकली लिंक तो बहुत जबरदस्त, लेकिन थोड़ा हम लोग को कंट्रोल करना है, क्योंकि हम इन चीजों को पहले खत्म करना चाहते हैं और वो सब बात करना होगा जब प्रहार हम शुरू करेंगे, तो प्रहार में एकदम बैक टू बैक उस पर काम करेंगे। अब चलते हैं। इस प्रकार भारत में कंपनी साम्राज्य में वृद्धि हुई और इस प्रकार महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब एवं सिंध पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया
और ग्वालियर एवं इंदौर में भी ये शामिल कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास अब ये व्यवस्था देखने को मिल रहा है पूरी तरह से, इस ये 1833 के चार्टर एक्ट में इन बातों की चर्चा की गई। फिर आता 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं है, एक सिंपल बात को हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के प्रशासन में सुधार के लिए पेश की गई 1853 का एक चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी गलती, इस अधिनियम के अंदर भारतीयों को अपने विषय में कानून बनाने की अनुमति नहीं दी गई। ये बहुत बड़ी गलती थी कि भाई आप अपने सब्जेक्ट में आप अपना कानून नहीं बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलती, कहीं ना कहीं इसका एक विरोध का पूरा सिस्टम देखने को मिला। थोड़ा इसको क्लियर करते हैं, देखिएगा। कंपनी के प्रशासन में सुधार के लिए पेश की गई 1853 का चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कंपनी की प्रतिक्रिया शासन की समाप्ति के मांग तथा तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के रिपोर्ट पर यह अधिनियम पारित किया गया था। एक्चुअली ये जो तैयार किया गया था ये लॉर्ड डलहौजी का ही रिपोर्ट था। प्रावधान क्या था, प्रोविजन को समझिएगा। कंपनी के भारतीय शासन को कभी भी समाप्त करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को हो गया। आप देखिए अंडर हैंड सिस्टम कैसे होता है कि जो कंपनी का भारतीय शासन था उसको कभी भी समाप्त कर सकती थी ब्रिटिश संसद, और वो इस अधिकार को अपने अंडर कैप्चर ले लिया, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इन चीजों को बखूबी बहुत उठाया भी गया था। कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। यानी आप कह सकते हैं कि पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो इंट्रोडक्शन किया गया 1853 में ही, ये एक अच्छा प्रोविजन भी था कि जो कर्मचारियों की जो अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट किया जाए। बंगाल प्रांत में पृथक गवर्नर बनाने की व्यवस्था की गई, और चूंकि अब सेंट्रलाइजेशन अब तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज कर दिया गया था भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, तो बंगाल में एक पृथक गवर्नर बनाने की व्यवस्था करने पर भी बात चर्चाएं हुई थी, और यह बात हुआ था 1853 के चार्टर एक्ट में। तो चलिए आप लोग इन चीजों को तो आप देख ही चुके हैं कि इन चीजों में अब किस तरह की बात हो रही है। इसका प्रभाव क्या हुआ, अब कंपनी व्यापारिक संचालन को, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं तब आपको समझ में आएगा। समझिएगा 1853 के चार्टर एक्ट का प्रभाव क्या हुआ, इसको हम लोग को थोड़ा सा डील करना है। अब कंपनी व्यापारिक संचालन को छोड़कर साम्राज्य विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। समझिएगा इस बात को, यह बात थोड़ा सा इंडिकेटिव है, इस इंडिकेशन को आप समझिएगा कि कल तक जो व्यापारिक संचालन पर काम करता अब साम्राज्य विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि अब इसका काम पूरी तरह से पॉलिटिकल हो चुका था। जो ट्रेड का काम इसका चल रहा था वो ट्रेड का काम का खात्मा हो गया। अब धीरे धीरे इन चीजों पर इसकी अभिव्यक्ति शुरू हो गई थी। दूसरा क्या था कि परिणाम छोटे छोटे भारतीय राजवंशों में इसकी प्रतिक्रिया तीव्र हो गई। असंतोष की भावना ने 1857 के सिपाही विद्रोह को जन्म दिया, यानी ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गया। और चूंकि आपको पता है कि 1857 के विद्रोह का परिणाम हम लोग को देखने को मिलेगा, वो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। क्योंकि 57 में जो भी चीज थी, अब कल तक जो भारत का गवर्नर जनरल था अब वो भारत का वायसराय हो गया, और भारत के वायसराय के रूप में एंट्री हो गई लॉर्ड कैनिंग की। 58 से अब हम लोग का, यानी आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हम लोग के पास 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके बाद 58 के बाद ध्यान दीजिएगा 1909 का मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, 1919 का मांटेंगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये चार महत्वपूर्ण है और ये चार की फैक्टर है कंप्लीटली का। हम लोग कह सकते हैं कि 1858 के बाद का दशा ही एकदम चेंज है। तो हम लोग 1773 की बात किए, 1781 की बात किए, 1786 की बात किए, हम लोगों ने 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में बात किया, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बात किया। हमें कोई एक काटने की एक बार इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन अब हमारे पास बच रहा 1858, 1909, 1919 और 1935। और आपको बता दूं कि अगर इन चीजों को बताने के क्रम में हल्का मॉडर्न इंडिया को भी हम लोग इंटरकनेक्ट करते हैं तो जबरदस्त कंसेप्ट हो जाएगा। मतलब कहीं आपको कोई तकलीफ होगी नहीं कि आप इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। समझिएगा इस चीजों को। तो हम चाहते हैं कि इन चीजों को फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादा बर्डन नहीं चाहते हैं। जो पहला क्लास को भी कंट्रोल करना है, इसको करना है। अब इस चीज की कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए और आप लोग को ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे 1858, 1909, 1919 और 1935।
इसके बाद हम लोग का जो बायो का सेक्शन छूटा वो उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, चूंकि हम एक जगह पे आगे छोड़े हैं तो उस क्लास को भी हम लोगों को कंप्लीट करना है। अब प्रयास जारी रहेगा, बस आप लोग आराम से कूल होकर के पढ़ते रहिए। आप लोग को थोड़ा सा भी असहज महसूस नहीं करना है, थोड़ा सा नकारात्मक विचार को अपने दिमाग में नहीं लाना है। अगर निगेटिविटी आती है उस वक्त उसको रिलीज कीजिए, किसी अन्य कार्यों में अपने आप को इंगेज कीजिए। जब तक आप बिजी नहीं रहेंगे तब तक आपके सेहत के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं जो मेरे से इंटरेक्ट हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चे इन बातों को अपने दिमाग में, अपने जेहन में उतार लें। इन बातों को आप समझ लें कि अभी जो माहौल चल रहा है, इस माहौल हम लोगों के अनुरूप नहीं चल रहा है, हमारे विपरीत चल रहा है। तो आपको अभी ही आपको एग्जामिन देना है कि इन विपरीत परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसे स्थापित कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।